बिहाफ पे कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ राधा एंड कृष्णा ऑन 31st March 2019. Partners share profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. From the following trial balance and additional information prepared trading and P&L account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. फटाफट पोस्टिंग करते हैं। मैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है वहीं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी। जो डिफिकल्ट एंट्रीज है या मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, अदरवाइज हम फास्ट पोस्टिंग्स कर लेते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट राधा, पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, कैपिटल, करंट, ड्रॉइंग्स, इन सबको आपको एक ही साथ लिखना पड़ता है लायबिलिटी साइड में। ठीक, चाहे कोई भी बैलेंस है उसको आपको लायबिलिटी में ही पोस्ट करना है। तो अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में दिया हुआ है, और डेबिट जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, मैंने बेसिक एक्सप्लेन किया था, डेबिट एक्सपेंस नहीं तो असेट में पोस्ट होता है। यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट राधा का जो डेबिट बैलेंस दिया है, दैट मींस राधा से हमें अमाउंट इज रिसीवेबल, इसलिए वो डेबिट बैलेंस में दिया है, यानी मुझे उसको असेट में लिखना पड़ेगा। बट जैसे मैंने अभी कहा, पार्टनर्स से रिलेटेड सारी एंट्रीज आपको कंपल्सरीली लायबिलिटी में ही रिकॉर्ड करनी है। यानी ये राधा का जो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है उसको, वो आता वैसे असेट है बट उसको मुझे रिकॉर्ड लायबिलिटी में ही करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स से रिलेटेड सारी एंट्रीज हमें लायबिलिटी में ही रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो ये है असेट का एंट्री, बट मुझे उसको लायबिलिटी में पोस्ट करना है, इसीलिए राइट हैंड साइड की एंट्री जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आती हूँ तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। राइट की एंट्री जब लेफ्ट में आता है तो हम माइनस करके रिकॉर्ड करते हैं, ये मैथ्स का रूल है। तो राइट की अमाउंट को जब मैं लेफ्ट में लेकर के आती हूँ तो उसका साइन चेंज होता है। तो राधास करंट डेबिट बैलेंस है, यानी वो असेट में लिखना चाहिए, बट मैं राधा पार्टनर होने के कारण उसको लायबिलिटी में जब पोस्ट करती हूँ तो मुझे माइनस करके पोस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे कैपिटल के लिए स्पेस ब्लैंक रखना है। अब इस क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट भी दिए, करंट अकाउंट कैपिटल के साथ साथ जब दिए जाते हैं आपको मालूम है, दैट मींस ये पार्टनरशिप फर्म एडॉप्ट्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड, वो कैपिटल चेंज करना नहीं चाहती। तो चेंजेस के लिए आपको कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा? करंट अकाउंट, इसीलिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स दिए गए हैं। तो कैपिटल के लिए हम थोड़ा स्पेस रखेंगे और फोर्थ लाइन में हम लिखेंगे या थर्ड लाइन में हम लिखेंगे राधास करंट बट डेबिट बैलेंस दिया है, मैं इसको लायबिलिटी में पोस्ट कर रही हूँ, इसीलिए वो माइनस करके शो किया जाएगा 16,000 माइनस 16,000। नाउ नेक्स्ट पार्टनर्स ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपको करंट दिए है तो मुझे ड्राइंग्स किसमें से माइनस करने पड़ेंगे? करंट में से। राधास करंट 15,000, सेम इसमें से ही मैं लेस करती हूँ ड्राइंग्स 15,000। इसका अभी सोचना नहीं है कि आंसर माइनस में है, सबसे लास्ट में हम इसको आउटर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे, तब देखेंगे आंसर प्लस में है या माइनस में है। तब तक इसके ऊपर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 3 to 4 लाइन्स ब्लैंक रखते हुए हम लेस करेंगे ड्राइंग्स सेकेंड पार्टनर का। राधा फर्स्ट पार्टनर है, कृष्णास ड्राइंग्स हम कृष्णा के कैपिटल में से नहीं करंट में से माइनस करने वाले हैं। जब करंट आएगा तब करंट अकाउंट हम लिखेंगे। आगे परचेसेस सबको मालूम है, पोस्ट कर देते हैं, बट चेक करो विद रिटर्न्स, यस रिटर्न्स दिया हुआ है तो हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे सेकेंड लाइन में। 2 परचेसेस 1,20,000, एडजस्टमेंट्स भी होगी तो चेक कर लेंगे, नहीं है पर रिटर्न्स, डेबिट में जो रिटर्न्स है दैट इज सेल्स रिटर्न, सेल्स में से किया जाएगा माइनस 2,500। डेटर्स सबको मालूम है, बट चेक कर लो, नीचे हमने मार्क नहीं किए एडजस्टमेंट, बट अभी हम चेक कर लेते हैं। डेटर्स पे थर्ड एडजस्टमेंट होने के कारण इसको हम थर्ड भी है और सेकंड भी है, ठीक है, तो हम इसको इनर कॉलम में रिकॉर्ड
15,000, बैड डेट्स भी है, आरडीडी भी है और डिस्काउंट भी है। सारी एंट्रीज डेटर्स से रिलेटेड कवर हो रही है इस क्वेश्चन में, इसलिए लीव सम सफिशिएंट स्पेस अंडर डेटर्स। देन नेक्स्ट फर्नीचर, यस असेट पर चेक कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन है तो हम डेटर्स के नीचे 6 लाइंस प्लान रखते हुए लिखेंगे फर्नीचर 50,000। नेक्स्ट इज प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मींस बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कहाँ पोस्ट होती है, असेट में, तो प्रीमाइसेस भी हमें कहाँ पोस्ट करना पड़ेगा, असेट में, बट चेक कर लो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है इसीलिए इनर कॉलम में प्रीमाइसेस 1,60,000। देन बैड डेट्स, जब भी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स मिलता है दैट मींस इट इज लॉस, ये लॉस ड्यूरिंग द ईयर हो चुका है, लॉस है इसलिए सारे लॉसेस मुझे शो करने पड़ेंगे P&L में। बट जब भी हम बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, सबको मालूम है चार्ट के रिकॉर्ड करते हैं। 2 बैड डेट्स, 7,500 इनर कॉलम, बहुत सारे एडजस्टमेंट है, प्लस फर्दर बैड डेट्स होता है, प्लस न्यू आरडीडी होता है, माइनस ओल्ड आरडीडी होता है। ये चार्ट आपको ड्रॉ करना ही करना है एवरी क्वेश्चन में, जो भी आपको पैनल अकाउंट का क्वेश्चन रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में करोगे, ये चार्ट आपको लिखना है। अब नेक्स्ट इज डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस है, दैट मींस इट इज डिस्काउंट अलाउड, हमने दिया हमारे लिए एक्सपेंस P&L डेबिट। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये सेलिंग एक्सपेंस है इसीलिए उसको P&L में, ये डिसीजन लेना हमको आता है। डिस्काउंट अलाउड 5,000 ना, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड सबसे लास्ट में हम इसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सैलरीज एंड वेजेस, फर्स्ट हेड सैलरी P&L में लिखी जाती है, सेकंड हेड वेजेस ट्रेडिंग में लिखे जाते हैं, कितना सैलरी कितना वेजेस हमें नहीं मालूम, तो कहाँ पोस्ट करना, ट्रेडिंग में, P&L में, कितना अमाउंट, तो फर्स्ट हेड के अनुसार पोस्टिंग होता है। फर्स्ट हेड सैलरीज है, सैलरीज P&L में लिखा जाता है, इसलिए सैलरीज एंड वेजेस हम पोस्ट करते हैं P&L में। बट अगर वेजेस एंड सैलरीज होता तो फर्स्ट हेड वेजेस है, वेजेस पोस्ट किए जाते हैं ट्रेडिंग में, तो हमने उसको ट्रेडिंग में पोस्ट किया होता। बट अब सैलरीज एंड वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर देते हैं 15,003। देखो हाँ 15,003 ऐसा दिया हुआ है, तो आपको 15,003 ही अमाउंट लेनी है, ठीक है। अब दिया है जैसे दिया है वैसे करना है। आगे नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यस ट्रेडिंग डेबिट, मीनिंग लॉजिक सब मालूम है। ओपनिंग स्टॉक 80,000 डायरेक्टली ओपन कॉलम में। कैश इन हैंड यस असेट, रॉयल्टीज, ये रॉयल्टीज प्रोडक्शन के ऊपर भी पे किया जा सकता है या सेल्स के ऊपर भी पे किया जा सकता है, सिर्फ रॉयल्टीज दिया है दैट मींस रॉयल्टीज पेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, इसीलिए सिर्फ रॉयल्टीज रहा तो हम कहाँ पोस्ट करते हैं असेट में 4,000 टू रॉयल्टीज, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन क्रेडिट बैलेंसेस, पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल के साथ करंट अकाउंट दिए हैं यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो इसमें मुझे कोई चेंजेस शो नहीं करने हैं, तो कैपिटल का अमाउंट हम क्या करेंगे डायरेक्टली आउटर कॉलम में राधास कैपिटल, कृष्णास कैपिटल लिखते हैं, लायबिलिटी में राधास कैपिटल एंड कृष्णास कैपिटल। राधास कैपिटल 80,000 एंड कृष्णास कैपिटल 50,000 क्रेडिट में है या क्रेडिट बैलेंस है, इन्हें लायबिलिटी में हम पॉजिटिव साइन करके ही शो कर सकते हैं, ठीक। आगे पार्टनर्स
लिखा है उसको ऊपर लिख देंगे कृष्णा's current account and amount is 10,000. बैलेंस जीरो हो रहा है, इसके तरफ अभी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट 3,65,000 बाय सेल्स। चेक करते हैं सेल्स में कोई और एडजस्टमेंट दी हुई है क्या, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम इसको आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हैं 3,62,500। उसके बाद रिटर्न्स, क्रेडिट में जो रिटर्न्स है दैट इज परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस 3,500। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं अमाउंट 1,16,500। उसके बाद क्रेडिटर्स पोस्ट कर देते हैं बट इनर कॉलम क्योंकि थर्ड एडजस्टमेंट कुछ क्रेडिटर्स से रिलेटेड है 10,000। creditors in the inner column 10,000. Then RDD trial balance RDD is your old RDD, चार्ट में old RDD के सामने लिखा जाता है 2,000. उसके बाद प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस ट्रायल बैलेंस में है, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में है तो उसके दो इफेक्ट्स दिए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में है सिंगल इफेक्ट आएगा, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लायबिलिटी में ही आएगा। आउटस्टैंडिंग मींस अनपेड, दैट मींस इट इज पेएबल, पेएबल इसलिए लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 6,500। नेक्स्ट जनरल रिजर्व एक्सप्लेन किया हुआ था लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा जनरल रिजर्व आया था। रिजर्व मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो उसको मुझे देना पड़ेगा। टू हुम इट इज पेएबल, पार्टनर्स, पेएबल है ना तो लायबिलिटी में लिख दो जनरल रिजर्व, बट इसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आपको आज करने की जरूरत नहीं है। जब पार्टनर एडमिट होगा या पार्टनर एडमिट होने के बाद अगर कोई रिटायर होता है, डेथ होता है, फॉर्म बंद होती है तो ये रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है 45,003। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, कोई हिडन एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में तो की नहीं। अब क्लोजिंग स्टॉक, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है और ये वैल्यूएशन हम लास्ट में करते हैं, ठीक है। अब सारा ट्रायल बैलेंस पोस्ट हो चुका है बट ट्रायल बैलेंस की कुछ एंट्रीज हमने डेलिबरेटली पोस्ट नहीं की है। कौन से पोस्ट नहीं की है, तो डेबिट में 2 एंट्रीज हमने पोस्ट नहीं की है और क्रेडिट की भी 2 एंट्रीज हमने पोस्ट नहीं की है। उसको पहले हम समझते हैं, ध्यान से आपको कौन से एंट्रीज दी हुई है। प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अब ये सब को मुझे कहीं ना कहीं एक ही जगह पोस्ट करना है, यानी सिंगल इफेक्ट देना है, तो ये ट्रायल बैलेंस है। किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, ध्यान से एनी फंड और एनी रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता है उसमें से पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, कुछ रिजर्व करके रखता है। रिजर्व यानी वो सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस केप्ट असाइड, वो अलग से रखता है। तो वो अलग से जो पैसा रखा है उसका पर्पस होता है कि ये जो अलग से मैंने पैसा रखा है ना, इसमें से मुझे ज्वेलरी परचेस करनी है, ये जो मैंने अलग से पैसा रखा है ना, इसके लिए मुझे मोबाइल परचेस करना है। तो इस तरीके से जो हम अपना अमाउंट रिजर्व करके रखते हैं उसका पर्पस है। तो बिजनेस को भी अलग अलग रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं। कुछ रिजर्व वो पार्टनर्स के लिए क्रिएट करेगा, कुछ रिजर्व वो एम्प्लॉइज के लिए क्रिएट
बेनिफिट के लिए क्रिएट करेगा। कुछ रिजर्व जो रखा है उसमें से असेट खरीदना है तो वो असेट के लिए यूज करो। जो कुछ रिजर्व को एम्प्लॉय के लिए क्रिएट किया है तो उसका पैसा एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको उनको बेनिफिट मिलना चाहिए इसलिए। कुछ रिजर्व पार्टनर्स के लिए क्रिएट किया, जनरल रिजर्व पार्टनर्स के लिए क्रिएट किया है ना, तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, इस समय ये अमाउंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हर एक रिजर्व का अपना अपना पर्पस है। यहाँ कौन सा रिजर्व आया है? प्रोविडेंट फंड। फंड यानी रिजर्व, वो जो मैंने अलग से अमाउंट साइड रखी है वो फंड है, मेरा रिजर्व है। फिर इसका पर्पस क्या है? ये जो अलग से पैसा रखा वो एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए आपने ये पैसा अलग से रखा। एम्प्लॉय ने आपके बिजनेस में इतने साल सर्विसेज दी है तो उसके रिटायरमेंट के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में उसने अपनी सर्विसेज दी है तो रिटायरमेंट की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो बिजनेस क्या करता है? प्रॉफिट में से सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट अलग से रखता है। ये जो वो अलग से रखता है ना, उसमें बिजनेस भी कंट्रीब्यूट करता है और वो एम्प्लॉय की सैलरी में से भी थोड़ा बहुत अमाउंट इस रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। यानी कॉलेज जो मुझे सैलरी देता है, अब मैंने इतने साल 22 साल से इस कॉलेज को मेरी सर्विसेज दी है तो कॉलेज मेरे रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए जरूर सोचेगा। कॉलेज क्या करेगा कि अपने पॉकेट से मेरे रिटायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करेगा और मुझे भी कहेगा कि जितनी मैं आपको सैलरी दूंगा उसमें से पार्ट ऑफ सैलरी आपको आपके रिटायरमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करनी है। ये पैसा आपका ही है, आपको ही मिलने वाला है। तो एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और एम्प्लॉई को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और ये जो फंड होता है उसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं और इसका मैनेजमेंट भी अलग डिपार्टमेंट करता है। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नाम का डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट ये पैसा को मैनेज करता है। तो ये प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई सबको कंट्रीब्यूट करना है। पर ये पैसा मिलेगा कब? मुझे मेरे रिटायरमेंट के बाद, तब तक हम इसको हाथ में लगाएंगे। तो ये फंड में कंट्रीब्यूट करते गए करते गए करते गए। देखो आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ये ट्रायल बैलेंस बिजनेस का है, यानी बिजनेस ने अपने पॉकेट से मेरे प्रोविडेंट फंड, मेरे यानी एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया। बिजनेस ने किया, अपने पॉकेट से किया, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट तो कम हुआ। तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे बेनिफिट के लिए। तो वो अलग से जो पैसा उसने रखा उसमें उसने कंट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट मेरे रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूट की, तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है। और वो एक्सपेंस होने के कारण हम लिखते हैं इसको P&L अकाउंट के डेबिट में प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, यानी इस साल कंट्रीब्यूट किया हुआ पैसा कहाँ? प्रोविडेंट फंड में। कितना है? 15,000। ऐसा एवरी ईयर बिजनेस को कंट्रीब्यूट करते रहना पड़ता है। ठीक, उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसके लिए मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोविडेंट फंड एवरी ईयर इस प्रोविडेंट फंड में बिजनेस अमाउंट डालते गया, एम्प्लॉई अमाउंट डालते गया, तो ये फंड जमा हो गया। ये फंड में जो पैसा है वो बिजनेस का है या ये एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए है? एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। तो ये फंड में जो पैसा है, ये अमाउंट मेरी कंट्रीब्यूट जरूर हुई है, पैसा जरूर जमा हुआ है, बट ये फंड बिजनेस को, एम्प्लॉय को देना है ना, देना है। यानी वो प्रोविडेंट फंड बिजनेस की क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। इसीलिए वो लायबिलिटी में लिखेंगे। बट इन द इनर कॉलम प्रोविडेंट फंड कितना अमाउंट है? 65,000 इन द इनर कॉलम। ये प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होके 65,000 हो चुका है। ये 65,000 बिजनेस का नहीं है, वो एम्प्लॉय को देना है, एम्प्लॉय को देना है। यह है लायबिलिटी। एनीथिंग पेएबल
एम्प्लॉई का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बिजनेस का पैसा नहीं है ना, एम्प्लॉई का अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट को कहा गया प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। जहां पर भी हमने इन्वेस्टमेंट किए वो पैसा वापस मिलने वाला है। एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज अवर असेट, इसलिए एनी इन्वेस्टमेंट इज योर असेट, चाहे वो बिजनेस ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हो, वो एम्प्लॉई के लिए की हो, वो अमाउंट आपको रिसीवेबल रहेगा, इसीलिए वो बन गया असेट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, देखो डेबिट में दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कितना दिया हुआ है 60,000। फंड क्रिएट किया, वो फंड का पैसा बिजनेस बताएगा पेएबल इज लायबिलिटी, ये मिला हुआ फंड हमने कहीं और इन्वेस्ट किया और एक और इन्वेस्टमेंट हमें रिसीवेबल रहेगा, इसलिए असेट। अब और एक एंट्री दी है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर हम ग्रोथ चाह रहे हैं, तो जहां पर भी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने हमें दिया इंटरेस्ट, एंड बिजनेस को इंटरेस्ट मिला, बट बिजनेस को नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला या एम्प्लॉई के इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला? एम्प्लॉई के पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके ऊपर हकदार भी एम्प्लॉई ही है। वो पैसा किसका है? एम्प्लॉई का है। एम्प्लॉई का पैसा आपने इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर जो भी इनकम होगा वो बिजनेस अपना इनकम नहीं मान सकती, वो इनकम भी आपको एम्प्लॉई को देना पड़ेगा। देखो क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला जरूर है बट मिला हुआ इंटरेस्ट ये एम्प्लॉई के पेमेंट अमाउंट पे मिला हुआ इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट भी मुझे एम्प्लॉई को देना है यानी लायबिलिटी है, और इसीलिए ये इंटरेस्ट हम प्रोविडेंट फंड में कर देंगे ऐड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। जहां प्रोविडेंट फंड के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो प्रोविडेंट फंड में जमा करो, क्योंकि ये अमाउंट के ऊपर हकदार भी एम्प्लॉई है। ठीक, तो इसके ऊपर का इनकम इंटरेस्ट बिजनेस अपना इनकम नहीं मान सकती, ये इनकम भी उसको एम्प्लॉई को वापस करना पड़ेगा। देन अब सारी इंटरेस्ट हो चुकी है, तो कोई भी फंड आपको दिया जाए, कोई भी फंड, एनी फंड इज योर लायबिलिटी, लिख देना। एनी इन्वेस्टमेंट इज योर असेट। कंट्रीब्यूशन है, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने पॉकेट से, यानी एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट, फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट फंड में ऐड किया जाता है, क्योंकि फंड का पैसा जिसके लिए भी यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी उसी में यूज होगा, इसीलिए वो हमने क्या कर दिया, फंड में ऐड कर दिया। ठीक, फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लास्ट में करते हैं। राइट ऑफ बैड डेट्स 1500 एंड मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स पे मुझे 3 एडजस्टमेंट दिख रही है, बैड डेट्स, आरटीडी, डिस्काउंट। डेटर्स में एडजस्टमेंट करने का सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डेटर्स में सबसे पहले की जाती है अदर एडजस्टमेंट। अदर एडजस्टमेंट है रिकॉर्डेड सेल्स, बिल्स रिसीवेबल, डिसऑनर, ये सब पहले कर देना। फिर डेटर्स पे होती है सबसे पहले बैड डेट्स, डिडक्ट करने के बाद बैलेंस पे, यस आरटीडी, डिडक्ट करने के बाद बैलेंस पे कैलकुलेट होता है डिस्काउंट। अब आपको सीक्वेंस कैसे भी दे, हमको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले बैड डेट्स, आरटीडी, डिस्काउंट। क्या काम है, कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे, बैड डेट्स, आरटीडी, डिस्काउंट। तो सबसे पहले देखो बैड डेट्स कितने हुए, 1500, तो हम पहले डेटर्स में से पहले जो पैसे डूब चुके हैं वो हटा दो। ये कंफर्म लॉस हो गया है, जो कंफर्म है वो पहले मैंने हटा दिया। ये एडजस्टमेंट का बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स होता है, इसलिए एफपीडी के सामने सेकंड एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट आएगा। पूरे कंफर्म जो पैसे डूब गए कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास डेटर्स कितने हैं 63,500, जो बच गए उसमें भी ऐसे होंगे ना जो आपका पैसा डुबा सकते हैं, तो उस पे क्रिएट किया जाता है आरडीडी। तो आरडीडी हमेशा क्रिएट करो आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स। जो पैसे डूब गए हैं वो हटा दो, जो बच जाएंगे उसमें ऊपर डाउटफुल देखो कितने हैं डाउटफुल 5%। तो डेटर्स पे हम कैलकुलेट करते हैं 5
RDD 63,500 का 5%, that is adjustment RDD means new RDD 63,500 का 5%. 3175, तो लेस 3175 बैलेंस कैलकुलेट करके रख देते हैं इनर कॉलम में. न्यू आरडीडी है, एडजस्टमेंट पे ऑलरेडी न्यू आरडीडी, चार्ट में न्यू आरडीडी के सामने 3175. ठीक. अब जो बच गए, अब डेटर्स में कैसा हो रहा है देखो, जो पैसे डुबा चुके हैं उनको हटा दिया, जो बच गया उनमें डाउटफुल देगा, अच्छा ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, ऐसे कितने थे 5% हटा दिए. अब जो बच गए वो गुड डेटर्स है. गुड डेटर्स यानी इनसे आपको पूरा पैसा मिल सकता है. जो पूरा पैसा देने वाले हैं वो अच्छा काम करने वाले हैं, इसलिए उनको बिजनेस देता है डिस्काउंट. सबको डिस्काउंट बांटते नहीं करेगा बिजनेस. जो पैसे डुबाने वाले हैं उनको थोड़ी ना डिस्काउंट देंगे, इसलिए डिस्काउंट डिडक्ट किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग आरडीडी. आरडीडी डिडक्ट करने के बाद बच गए डेटर 6325. इसके ऊपर डिस्काउंट मिलने वाला है, डिस्काउंट देने वाले हैं 2%. तो 6325 पे हम देंगे 2% का डिस्काउंट, यानी कितना 0325 into 2% अगर मैं करती हूँ तो वो आएगा 1206.5, तो 1207. तो हम रिकॉर्ड करते हैं 1207. ये हमारा रहेगा डिस्काउंट से वैल्यू कम होती है तो हमें माइनस करना पड़ेगा. माइनस करते हैं. डेटर्स को उन्होंने कम किया है, हमने डिस्काउंट दिया है ना कि पैसे कम दो, दैट मींस इट इज आवर एक्सपेंस. तो हम इसको P&L में लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स, या आप इस डिस्काउंट में भी इसको ऐड कर सकते हैं 1207. ठीक. डेटर्स का पूरा हो चुका है. देन डेप्रिशिएट फर्नीचर, सॉरी सेकंड थर्ड में ही आपको दिया हुआ है प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. अब डिस्काउंट किस पे क्रिएट करना है, क्रेडिटर्स पे. आ जाते हैं 10% के क्रेडिटर्स है, डिस्काउंट कितना देना है, अगेन 2%. तो 2% ऑफ 10,000 डिस्काउंट से वैल्यू कम होती है तो क्रेडिटर्स मुझे कम करने पड़ेंगे. 10,000 का 2% यानी 200. आउटर कॉलम में क्रेडिटर्स आएंगे 9,800. डेटर्स क्रेडिटर्स हमारे कम हुए यानी हमारी लायबिलिटी कम हुई. लायबिलिटी जब कम होती है तो हमारे लिए इनकम, या विदाउट लॉजिक लेफ्ट में से माइनस किया. लेफ्ट का माइनस यानी अपोजिट राइट होता है, यानी P&L का राइट हैंड साइड बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 200, 2% ऑफ 10,000. उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे डेप्रिसिएशन. सबको आता है फर्नीचर 15%, प्रीमाइसेस 20%. कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 15%. 7,500. डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट P&L टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7,500. चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस एट 20%. प्रीमाइसेस 1,60,000 का 20% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 32,000. That means value of premises is 1,28,000. Depreciation का second effect expenditure में
to depreciation on premises 22,000. ठीक ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18% पर एनम। सबसे पहले तो इंटरेस्ट किसी ना किसी के ऊपर तो कैलकुलेट करना है। लोन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल होगा। यहाँ उन्होंने क्या दिया है? कैपिटल, करंट नहीं है। मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल पे, बट इफेक्ट मुझे देना पड़ेगा करंट में, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है और पार्टनर्स में चेंजेस मैं किस अकाउंट में शो करती हूँ? करंट अकाउंट में। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। कितना परसेंट? 18%। तो ओरिजिनल कैपिटल, देखो मैंने क्या कहा, ओरिजिनल यानी कैपिटल हमेशा, इंटरेस्ट हमेशा ओरिजिनल कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज 80,000 पे राधा को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 18%। कैलकुलेट करते हैं 80,000 का 18%, 14,400 ये राधा का इंटरेस्ट आया है। वैसे कृष्णा का कैपिटल इज 50,000, 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 18%, तो आएगा 9,000। ठीक, यानी कृष्णा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 9,000। अब इसको मुझे रिकॉर्ड करना है, इसके मुझे दो इफेक्ट्स देने हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है। कैसे देंगे दो इफेक्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा? कैपिटल कौन देता है? पार्टनर्स देते हैं बिजनेस को। तो इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा पार्टनर को। क्या कहा? कैपिटल पार्टनर्स देते हैं बिजनेस में, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा बिजनेस पार्टनर को। ये बिजनेस को इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, यानी एक्सपेंस है, इसीलिए हम कर देंगे P&L के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके नीचे राधा 14,400। यहाँ आप मेंशन कर सकते हो 80,000 का 80 पर 18%, कृष्णा 50,000 का 18%। अब ये राधा कृष्णा आउटसाइडर तो नहीं है, पार्टनर्स है, तो इसको मुझे पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट मेरे कैपिटल अकाउंट नहीं, मुझे चेंजेस कहाँ शो करने? करंट में, इसीलिए हम करंट में कर देंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,400 एंड कृष्णा का इंटरेस्ट इन कृष्णास करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000। एक सिंपल चीज हमेशा याद रखो, जिसके ऊपर भी इंटरेस्ट होता है उसमें ऐड करो। यहाँ कैपिटल में हम चेंजेस शो नहीं कर सकते, इसलिए पार्टनर्स के करंट में कर दिया ऐड। लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा तो हम लोन में ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट होगा हम इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐसा होता है, इंटरेस्ट को पहले कर दो ऐड। लेफ्ट में ऐड किया तो कहीं ना कहीं लेफ्ट में जाएगा, तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में तो नहीं जा सकता, इसलिए P&L की लेफ्ट हैंड साइड दैट इज P&L डेबिट। ठीक, ऐसा भी हम याद रख सकते हैं। उसी के पॉइंट में आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट 15% पर एनम। ड्राइंग्स के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितना है? ड्राइंग्स देखना है। राधा का है 15,000, तो 15,000 पे 15% का इंटरेस्ट है। बट ड्राइंग्स के लिए रूल होता है, देखो तो याद है क्या? ड्राइंग्स के लिए रूल होता है, अगर इंटरेस्ट पर एनम दिया है तो हम कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ्स के लिए, इसलिए into 6/12। देखो मैंने 11th में इसका लॉजिक भी एक्सप्लेन किया था कि क्यों 6 मंथ्स लिए जाते हैं, डेट वाइज कैलकुलेट करके मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक, तो ये सिर्फ रूल ड्राइंग्स के लिए एप्लीकेबल है। ड्राइंग्स में अगर पर एनम है तो आपको इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करना है फॉर 6 मंथ्स। ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स के लिए यूज होता है। कैलकुलेट करते हैं 15,000 पे 15% पर एनम है, इसलिए 6 मंथ्स अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो वो आएगा 1125।
ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स क्या होता है माइनस, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी क्या होगा, माइनस ही होगा, तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, दैट मीन्स इट इज रिकवरेबल ना, 15%, तो हम आएगा राधा का 1125 एंड कृष्णा का 750। ड्राइंग्स मीन्स मनी विड्रॉन, तो मनी विड्रॉ कर रहे हैं तो इसके ऊपर इंटरेस्ट इज रिकवरेबल, तो रिसीवेबल है, यानी वो आना चाहिए असेट में, बट पार्टनर से रिलेटेड मुझे लायबिलिटी में ही शो करना है, तो असेट की एंट्री को जब मैं लायबिलिटी में रिकॉर्ड करती हूँ तो वो मुझे माइनस करके रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक, अब मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट जिसमें होगा उसमें ऐड करो, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है तो ड्राइंग्स में ऐड होगा, बट ड्राइंग्स माइनस किया है तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी माइनस होगा ना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, राधा इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट फॉर हर प्रीमाइसेस एट 300 पर मंथ और बिजनेस इज कैरिड आउट, यानी ये बिजनेस राधा के बिल्डिंग में हो रहा है। राधा एंड बिजनेस, these two are different entities। अगर हम राधा की बिल्डिंग यूज कर रहे हैं तो बिजनेस को राधा को रेंट देना है, तो कौन देगा रेंट, बिजनेस देगा, किसे, राधा को। देखो क्या दिया है, राधा इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, राधा को मिलेगा, तो पे कौन करेगा, बिजनेस। हम एंट्री राधा के लिए भी कर रहे हैं कि बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए, तो बिजनेस को रेंट देना है राधा को, दैट मींस इट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, इसीलिए फर्स्ट इफेक्ट P&L डेबिट टू रेंट टू राधा, टू रेंट टू राधा, राधा को रेंट देना है, यानी बिजनेस देगा, यानी बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है 300 रुपीज पर मंथ, बट P&L बनेगा फॉर 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आएगा, 3600। अब ये आउटसाइडर को देना है कि राधा, राधा, राधा पार्टनर है, उसके कैपिटल में ऐड करो कि करंट में, करंट में ऐड रेंट, दैट मींस इट इज पेएबल टू राधा, and anything payable is our liability. Then and Krishna is to given 5% commission on gross profit। कृष्णा को बिजनेस कमीशन देने वाला है, कितना परसेंट, 5%, किसका 5%, ग्रॉस प्रॉफिट। जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तब हमें ये एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक, जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। अब एक एडजस्टमेंट हमारा बचा है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस रुपीज 90,000, अंडरलाइन मार्केट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट प्राइस इज गिवन एज 90,000 which is, सर मार्केट प्राइस नहीं दिया है, इसके आगे और भी कुछ लिखा है, which is 20% above cost। ये मार्केट प्राइस कैसे आई है, कॉस्ट के 20% अबाव, यानी कॉस्ट के 20% ज्यादा जो होगा दैट इज मार्केट प्राइस, which is 20% above the cost। कॉस्ट जो भी होगी उसमें 20% ऐड करके ही मार्केट प्राइस आया, तो कॉस्ट में कुछ ना कुछ होंगी ना, कॉस्ट में जो भी कुछ कॉस्ट होंगी उसमें 20% ऐड करके ये मार्केट प्राइस आया है। बट रूल कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। याद है मुझे इस क्वेश्चन में कॉस्ट को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक को लेस फिगर पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पता चल रहा है कि मार्केट प्राइस जो दी है 90,000 वो कॉस्ट के 20% एक्स्ट्रा है, यानी कॉस्ट लेस है। कितनी कॉस्ट है मुझे नहीं मालूम, पर ये कॉस्ट मुझे फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है जब कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया, ऐसे हमने किया है क्वेश्चन। एक इक्वेशन हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज योर
मार्केट प्राइस और सेल्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज योर सेल्स और मार्केट प्राइस जिसे हम कहते हैं। यानी ये जो मार्केट प्राइस आई है वो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद आई है और प्रॉफिट कितना आपको दिया हुआ है 20%। ये जो भी फिगर है इसका 20% ऐड करके ये आया है। ये 20% क्या है? प्रॉफिट है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स मिलता है। प्रॉफिट कितना है? 20%। पर ये प्रॉफिट इसके ऊपर बेस है मार्केट प्राइस के ऊपर कि कॉस्ट के ऊपर? कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये 90% आया कैसे है? 20% अबाउट द कॉस्ट है। ये 20% कॉस्ट में ऐड करके आया है, यानी प्रॉफिट का बेस कॉस्ट है, जो कॉस्ट क्वेश्चन में अननोन है। अननोन फिगर के ऊपर 20% ऐड करके 90,000 आया है, तो मुझे चाहिए ये अननोन फिगर। कुछ ना कुछ करके मुझे ये अननोन फिगर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जब प्रॉफिट का बेस कॉस्ट है और कॉस्ट क्वेश्चन में अननोन है। मैं 20% 90,000 का कैलकुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि आपको ऐसा नहीं दिया है कि मार्केट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट इज 20%। आपको कैसे दिया है कि मार्केट प्राइस इज 90% विच इज 20% अबाउट द कॉस्ट। कॉस्ट का 20% ऐड करके मार्केट प्राइस आया है, बट मार्केट प्राइस कैलकुलेट तो आपको करके दे दी है। कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करना है। कॉस्ट जब आपको दी नहीं है क्वेश्चन में, तब मैं इसको अज्यूम्ड करती हूँ 100। इफ कॉस्ट इज 100, आप कुछ भी असम्पशन ले सकते हो, 200, 300, 500, 1000, but standard assumption is always 100. If cost is 100, profit कितना है? 20% above the cost. 20% above the cost and cost का 20% is profit. तो 100 का 20% that means 20. That means market price in assumption कितनी है? 120. ये assumption है। इस assumption की बेस के ऊपर हम एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मैंने क्या किया? अननोन फिगर है कॉस्ट, मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने कॉस्ट को कितना अज्यूम किया? 100। 100 में प्रॉफिट कितना है? 20% यानी 20। दैट मींस असम्पशन में मार्केट प्राइस कितनी है? 120। ये असम्पशन का बेस लेते हुए ये फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। कैसे? 120 के सामने मैंने लिखा है ना 90,000। दैट मींस 190 इज 90,000। 190 के सामने 90,000 लिखा है, तो 100 के सामने कितना? कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90,000 into 100 अपॉन 120 कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स $75,000 is the cost of goods जो क्लोजिंग स्टॉक में है। किसे कैलकुलेट किया? कॉस्ट दिया था क्या? नहीं, तो हमने क्या अज्यूम किया? 100। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज मार्केट प्राइस, तो कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना है? 20%। 100 का 20% 20। दैट मींस असम्पशन में मार्केट प्राइस इज 120। 120 के सामने मैंने 90,000 लिखा है जो दिया हुआ है। जब मैं अज्यूम करती हूँ मार्केट प्राइस इज 120, तो एक्चुअल मार्केट प्राइस है 90,000। जब मैं अज्यूम करती हूँ कॉस्ट इज 100, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी रहेगी? 75,000। नाउ टेक द डिसीजन, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। कौन सी लेस है? कॉस्ट है। कितनी है? 75। तो क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट्स देंगे 75,000 से। लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट ऑन द क्रेडिट साइड and on the asset side कर दिया। ठीक, उसके बाद ना एक एडजस्टमेंट बचा है। कृष्णा को कमीशन देना है ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सभी ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट करेंगे सभी। ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस ट्रेडिंग डेबिट करने के बाद हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, वो आया 2,00,000
37,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट पे एक एडजस्टमेंट है, क्या कहती है लास्ट एडजस्टमेंट, कृष्णा इज टू बी गिवन 5% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हम आपको 5% का कमीशन देंगे। कौन देगा? बिजनेस देगा। किसे देगा? कृष्णा को देगा। कृष्णा आउटसाइडर है कि पार्टनर है? पार्टनर है। तो हम एंट्री करेंगे, बिजनेस देगा, दैट मींस इट इज एक्सपेंस, P&L के डेबिट में, टू कमीशन टू कृष्णा, कितना परसेंट? 5%। किस पे देना है? ग्रॉस प्रॉफिट पे, जो आपका आ चुका है 2,37,000। 2,37,000 के ऊपर सभी कैलकुलेट करेंगे 5%। कैलकुलेट करेंगे सभी। $11,850 एडजस्टमेंट में है, यानी अभी तक हमने पे नहीं किया है, इसका मुझे सिंगल तक देना है, कृष्णा को देना है, और कृष्णा पार्टनर है तो इसका कमीशन उसके करंट अकाउंट में कर दो, ऐड कमीशन 11,850। यहाँ हमारी हो गई है सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब एक ही काम है, P&L